मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिल्टन पर आधारित कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को। अगर हम वन लाइनर क्वेश्चन की बात करें तो 1 से लेकर के 29 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में जो हम बोलने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 30 से लेकर के 80 तक के वन लाइनर। और ये सभी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं जो टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जा सकते हैं जब भी आपका एग्जाम होगा। तो ये जो ना 1 से लेकर के 80 तक के पॉइंट है, इनको 3 से 4 बार बढ़िया करके इसको पढ़ लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, बेहतर तरीके से अच्छी अच्छी राइटिंग में इसको नोट्स बना लेना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले 30 नंबर पॉइंट की कि मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड। मिल्टन कौन? मिल्टन बाज मीन्स थे, आल्सो मीन्स भी, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित थे। और किससे? फ्लेचर्स, फ्लेचर की किससे? क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रम्प से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। ठीक है, कौन? जॉन मिल्टन। किससे प्रभावित थे? फ्लेचर की। फ्लेचर के कौन से वर्क से? तो वर्क का नाम भैया आपके सामने लिखा है, क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रम्प। बात क्लियर होगी, पहला पॉइंट क्लियर है। अब पॉइंट नंबर सेकंड समझो। एक लाइन दे रखी है भाई, क्या दे रखी है भैया? एक लाइन दे रखी है, लाइन है एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आइज। ये जो लाइन है ना, पहले तो मैं ये बता दूं, ये लाइन इनके सोनेट नंबर 7 से लिखी गई है। क्या कहा हमने सर? आपको बताया ये सोनेट नंबर 7। अब ये जो हमारा सोनेट नंबर 7 है, इसका टाइटल क्या है? तो वो टाइटल आप जरूर ध्यान बनाए रखना, हाउ सून हैथ टाइम। क्या है? हाउ सून हैथ टाइम। हाउ सून हैथ, हैथ का मतलब होता है पोएट्री में हैज, टाइम। ये सोनेट नंबर 7 का क्या है? टाइटल है। और इसी सोनेट में मिल्टन ने इस लाइन का प्रयोग किया, एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर साइज। दिस लाइन, ये लाइन है तो मिल्टन की, ये तो इसमें भी लिखा है कि इज ऑफ मिल्टन हु कंपोज्ड ऑन बीइंग, जिन्होंने कंपोज की, यानी कि मिल्टन जी ने इस लाइन को कंपोज किया ऑन हिज बीइंग, अराइव्ड आने पर, टू द एज ऑफ, या एट द एज ऑफ, कितनी उम्र के होने पर उन्होंने इस सोनेट की रचना की। तो जब जॉन मिल्टन जी की उम्र 23 साल थी, 23 साल की उम्र में उन्होंने सोनेट नंबर 7 हाउ सून हैथ टाइम की रचना की, जिसमें इस लाइन को उन्होंने यूज किया, क्या? एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आइज। ठीक है, इसी में जो है बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं अपने बारे में कि एज एवर, जो हमेशा की तरह, इन माई ग्रेट टास्क मास्टर, ग्रेट टास्क से मतलब बहुत बड़ा कार्य, मास्टर्स आइज। नेक्स्ट 31 के बाद 32 नंबर पे देखो, 32 नंबर पे क्या है? इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, ओके, टेट्रोकॉर्डन, टेट्रोकॉर्डन मिल्टन्स रेपिड्यूट्स। देखो कुछ है थोड़े ना इसमें, बहुत ही प्यारी सी बात कह दी है इसमें। उन्होंने कहा कि अपने सिद्धांत और तलाक, यानी कि डॉक्ट्रिन का मतलब होता है इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन, ये नाम है डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन। 4 ट्रैक्ट इन्होंने लिखे थे, एक का नाम था डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, डाइवर्स के ऊपर इन्होंने 4 ट्रैक्ट लिखे। कितने? 4 ट्रैक्ट लिखे थे, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, जिसमें एक ये भी है, इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स एंड टेट्राकॉर्डन, मिल्टन रेप्यूडेट करते हैं, रेप्यूडेट्स का मतलब लिख लो, विरोध करते हैं। और किस चीज का विरोध करते हैं इस डाइवर्स ट्रैक्ट में? तो ये मैरिज का। किसका? मैरिज लाइसेंस, मैरिज, मैरिज, शादी, शादी का विरोध करते हैं। ठीक है, 33 नंबर पे देखो, फॉर आई थॉट, आई थॉट मैं सोचता हूं, इट बेस्ट टू बी ट्रैवलिंग एट माई ईज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर। पहले यहीं तक समझो, फॉर, फॉर का मतलब शुरुआत में तो यहां पर एज अ कंजक्शन काम करेगा, डेट मीन्स क्योंकि। इसका मीनिंग निकालोगे आप, क्योंकि आई थॉट मैं सोचता हूं, या मैंने सोचा कि यह बौद्धिक संस्कृति के लिए मेरी आसानी से यात्रा करने का आधार है। क्या बताया? फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, जरा समझने की कोशिश करना कि इसका क्या मीनिंग है। आई थॉट मैंने सोचा, इट
इज बेस, ये बेस है टू बी ट्रैवलिंग, यात्रा करने का, एट माई ईज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर, किसकी ओर, यानी कि ये बौद्धिक संस्कृति के लिए मेरी आसानी से यात्रा करने का आधार है, बेस है। भाई जबकि माय फेलो कंट्रीमैन, जबकि मेरे साथी कंट्रीमैन, कंट्रीमैन का मतलब होता है जो साथी देशवासी हैं उनके लिए, एट होम घर पर, बर फाइटिंग फॉर लिबर्टी, वो तो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी लिबर्टी के लिए क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो हु गेव अप ट्रैवलिंग विद दिस पीलिया, हु गेव, किसने, गेव अप का मतलब होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, गेव अप जिसका मतलब होता है छोड़ दिया, गिव गिव अप, ठीक है, छोड़ दिया, जिसने छोड़ दिया ट्रैवलिंग, यात्रा करना, विद हिज पीलिया, इस सिद्धांत के साथ, तो वो कौन थे, मिल्टन थे, जॉन मिल्टन थे। ठीक है, ध्यान बनाए रखना इस चीज को। 34 नंबर पे अगर हम बात करें, 34 नंबर पे अगर हम बात करें तो इन दी सोनेट, और कौन से सोनेट की बात की गई, मी थॉट, बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ही लगा देता हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना। मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस संत, ये एक सोनेट का नाम है, ध्यान बनाए रखना, ये एक सोनेट का नाम है, और ये सोनेट नंबर 23 है। कौन सा है भैया, ये सोनेट नंबर 23। सोनेट नंबर 23 का टाइटल है मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस। मिल्टन सेलिब्रेट करते हैं इस सोनेट को, यानी कि किसकी याद में, किसके सेलिब्रेशन में इस सोनेट को लिखा है जॉन मिल्टन जी ने, तो अपनी सेकेंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक। क्या नाम था सेकेंड वाइफ, पहली वाइफ थी इनकी मैरी पॉवेल, ठीक है, और दूसरी वाइफ थी इनकी कौन सी, कैथरीन वुडकॉक, दूसरी वाइफ कौन सी थी, कैथरीन वुडकॉक। और अगर हम तीसरी वाइफ की इनकी बात करें तो एलिजाबेथ मिंसुल थी, जिनसे इनकी शादी एलिजाबेथ मिंसुल थी, जिनसे शादी की थी इन्होंने 1663 में। 63 में तीसरी शादी हुई थी एलिजाबेथ मिंसुल के साथ। पहली शादी भी बता देते हैं, पहली शादी इनकी हुई थी 1642 में मैरी पॉवेल के साथ, और दूसरी शादी यानी कि सेकेंड वाइफ के साथ इनकी जो शादी हुई थी वो 1656 में इनकी शादी हुई थी। तो 42, 56 और 63, ये तीनों डेट ध्यान बनाए रखना। तीनों पत्नियों के नाम ध्यान बनाए रखना। मैंने पहली पत्नी का क्या नाम बताया, मैरी पॉवेल, दूसरी कैथरीन वुडकॉक, और तीसरी एलिजाबेथ मिंसुल। ठीक है, अब आगे तो अपनी सेकेंड वाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए उनकी यादों में उन्होंने इस सोनेट को लिखा और उस सोनेट का नाम रखा मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस। यहां पर लेट क्या है, मरे हुए व्यक्ति के लिए हम लेट लिखते हैं ना, स्पाउस का मतलब पत्नी, स्पाउस को क्या बोला इन्होंने, संत। ठीक है, आई सा, मैं देखता हूं माई लेट स्पाउस, संत को। ठीक है, मिल्टन सेलिब्रेट करते हैं किसको, हिज सेकेंड वाइफ को, ये लाइनें सेलिब्रेट डेडिकेट करते हैं। तो ध्यान बनाए रखना। हु कमेंटेड, किसने भैया कमेंट किया ऑन मिल्टन, मिल्टन के ऊपर, सेइंग, कहते हुए, ये कहते हुए, क्या कहते हुए कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट, ये आदमी तो हम सबकी छुट्टी कर देगा, ये आदमी तो हम सबकी छुट्टी कर देगा, एंड द एंसेंट टू, और जितने भी हमारे पुराने कवि हैं ना उनकी भी छुट्टी कर देगा। इतने खतरनाक खतरनाक वर्क लिखोगे तो ऐसे ऐसे कमेंट तुम्हारी तारीफ में आएंगे ही मिल्टन जी। तो उन्होंने कहा हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड एंसेंट टू, जॉन ड्राइडन थे। ये ऐसा प्यारा कमेंट करने वाले कौन थे, जॉन ड्राइडन थे। ठीक है, जॉन ड्राइडन एक बार जॉन मिल्टन के द्वारा वर्ल्ड फेमस वर्क था पैराडाइज लॉस्ट, इसको पढ़ रहे थे, तो पढ़ करके इनको इतना अच्छा लगा कि यार इस तरीके के तुम एपिक दोगे ना, ऐसे महाकाव्य, ऐसी कृति दोगे, ऐसी कृति की रचना करोगे, तो ये जो आदमी है, दिस मैन किसके लिए यूज किया गया, मिल्टन के लिए यूज किया गया है। दिस मैन किसको यूज किया गया, मिल्टन के लिए, कि ये जो मिल्टन है ना, कट्स अस ऑल आउट, हम सबकी छुट्टी कर देगा, हम सबको जो है पीछे छोड़ देगा, एंड दी एंसेंट टू का मतलब होता है जो प्राचीन कवि है ना उनको भी। तो ऐसी तारीफ करने वाले कौन थे, जॉन ड्राइडन। किसके बारे में तारीफ की, मिल्टन के बारे में। तो कमेंट याद रखना, पूछ लिया जाएगा भैया जॉन ड्राइडन ने जॉन मिल्टन को कौन सा कमेंट दिया, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंसेंट टू। मैं आपसे अगर पूछ लूं भैया
कि जॉन ड्राइडन के द्वारा कोई और भी कमेंट दिया गया था? बिल्कुल, मिल्टन वाज द पोलिटिकल सलाह, मिल्टन वाज द पोलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, माफ करना, क्या था? मिल्टन वाज द पोलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ये भी कमेंट है, तो ये भी ध्यान बनाए रखना, जॉन ड्राइडन का ही है, बल्कि पहले वो लाइन आती है, इसके बाद ये आती है शायद। Milton was the poetical son of Spencer. This man cuts us all out and the ancient to, कुछ इस तरीके से। चलो द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो बता दो। ये कंपेनियन पोइम है एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो, जिनको ट्विन सिस्टर के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। भैया किस नाम से? ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो जो एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो दोनों थी, एल एलेग्रो का मीनिंग यहाँ पर पूछा गया, तो जितना पूछा गया उतना समझो। एल एलेग्रो का मतलब होगा भाई जॉयस मैन या हैप्पी मैन, ठीक है। हाँ, क्या? जॉयस मैन या हैप्पी मैन, खुशी होना। एल एलेग्रो का मतलब भाई हैप्पी होना, क्या होगा? हैप्पी होना, ठीक है। और 37 नंबर पे देखो, विच पोएम्स ऑफ मिल्टन, जॉन मिल्टन जी की कौन सी कविताएं आर जॉयस, बहुत ज्यादा जॉयस हैं, जॉयस का मतलब बहुत आनंदित करती हैं, ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर, तो हॉटन पोएम्स। कौन सी? हॉटन पोएम्स। कौन सी भैया? हॉटन। हॉटन पोएम के हॉटन पीरियड जो चला था हमारा, वो 1632 से लेकर के 1638 तक चला था। कहीं कहीं 37 मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन 38 आपका सही है। 1638 तक ये हॉटन पीरियड चला था। इस पीरियड के दौरान जॉन मिल्टन ने कुछ फेमस वर्क अपने दिए थे, जैसे एरकेट्स, कॉमस, ठीक है, एल एलेग्रो, एल पेंसेरसो, इसके बाद लेसिडस, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे, ठीक है। तो ये जो समय था इनका हॉटन पीरियड, क्योंकि 1632 में इन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, यूनिवर्सिटी की डिग्री यूनिवर्सिटी से चले गए और ये अपने गांव में अपने पिताजी के साथ रहने लगे। तो ये जो समय था इनका, वो हैप्पी समय था, हैप्पी टाइम था, इसीलिए इसको जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर, तो हॉटन पोएम्स के लिए, ठीक है। 37 के बाद भैया 38 पे आ जाओ। 38 नंबर पे क्या कहा गया? फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बारो द आइडिया। एक एक चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। फ्रॉम वेयर, कहां से? डिड इंग्लैंड, इंग्लैंड ने बारो किया द आइडिया, विचार को, ऑफ मास्क, जो मास्क पहन करके प्ले खेले जाते हैं या परफॉर्म किए जाते हैं, इस तरीके का आइडिया इंग्लैंड ने कहां से बारो किया, कहां से उधार लिया? तो भाई कहां से? इटली से। कहां से? इटली से। 39 पे बात करें एरोपेजेटिका, जो एरोपेजेटिका इनका एक वर्क है जो कि 1644 में आया। कब आया था भैया एरोपेजेटिका? 1644 में। बस ध्यान बनाए रखना एक एक चीज को, कि इनका जो एरोपेजेटिका था वो एक प्रोज वर्क था, ये भी ध्यान बनाए रखना। क्या था? प्रोज वर्क था, जो कि 44 में आया था। 44 में इनके तीन बहुत इंपॉर्टेंट आए थे। एक जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवर्स करके, ये भी 44 में, और एक और 44 में आया था ऑफ एजुकेशन करके भैया, ऑफ एजुकेशन करके, ऑफ एजुकेशन करके, ये भी इनका प्रोज वर्क है। ऑफ एजुकेशन भी इनका क्या है? प्रोज वर्क है। और ये जो प्रोज वर्क है ये भी कब आया था? 1644 में। तो कहीं नोट डाउन कर ले। एरोपेजेटिका भी क्या है? प्रोज वर्क है इनका। तो इनके ज्यादातर प्रोज वर्क थे। तो प्रोज वर्क में हाईलाइट किया गया किसको? एरोपेजेटिका में किसकी बात की गई? फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई। किसकी बात की गई? फ्रीडम ऑफ प्रेस की। अगला देखिए, उन्होंने कहा पैराडाइज लॉस्ट, किसकी बात कर रहे हैं भैया? पैराडाइज लॉस्ट इज इन, किस में? ब्लैंक वर्स में लिखी गई। तुमसे पूछा जाएगा, एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखी गई। आप तुरंत कहिए भैया इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया। कब लिखना शुरू करा पैराडाइज लॉस्ट को? जॉन मिल्टन जी ने इसको लिखना शुरू कर दिया था 1658 में ही। कब? 1658 में लिखना शुरू कर दिया। 1665 में भैया लिख करके इसको समाप्त कर दिया, और 1667 में इसको 1667 यानी कि 1667 में इसको पब्लिश करवा दिया गया। 41 नंबर पे देखो, हु हैज डिस्क्राइब्ड, किसने डिस्क्राइब किया, किसने इसको इस तरीके से बताया पैराडाइज लॉस्ट को? एज द ड्रीम ऑफ
अ प्यूरिटन, एज के रूप में द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉल इन अस्लीप ओवर हिज बाइबल। तो वो ये ऐसा कमेंट करने वाले कौन थे? लैमार्टाइन थे। लैमार्टाइन हैज डिस्क्राइब द पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, 41 पे ध्यान बनाए रखना, पैराडाइज लॉस्ट को किसने अपनी बाइबल के ऊपर सोते हुए प्यूरिटन के सपने के रूप में वर्णित किया? तो लैमार्टाइन। लैमार्टाइन लैमार्टाइन 42 नंबर पे देखो, मिल्टन्स लाइफ, मिल्टन का लाइफ, द पीरियड फ्रॉम, जो मिल्टन्स लाइफ है उसमें द पीरियड यानी कि वो समय फ्रॉम कहां से, 1632 से 37, चाहे 37 या 38 दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो 1632 से लेकर 1637 तक का जो पीरियड है, जो समय टाइम है 1632 से लेकर के 37 या 38 तक का, इज पॉपुलरली नोन एज, इसको जाना जाता है किस नाम से भैया? जाना जाता है हॉटन पीरियड के नाम से। क्या कहोगे भाई? इसे हॉटन पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज विशेष ध्यान बनाए रखना इसमें। नेक्स्ट 43 नंबर पे बात करें, द टाइटल देखो, एल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो, मैंने बताया ना ये एक ट्विन पोएम है। ठीक है, कंपेनियन पोएम भी इनको कह सकते हो, जिसमें एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन, इसका मतलब होता है भैया हैप्पी मैन यानी कि जॉयसफुल, और इल पेंसेर्सो यानी कि दुखी व्यक्ति, सैड पर्सन। कैसा व्यक्ति होता है ये दुखी व्यक्ति होता है, सैड पर्सन होता है। ठीक है, तो एल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो, ये दोनों टाइटल, ये दोनों शीर्षक आर फ्रॉम लिए गए, कहां से लिए गए? म्यूजिकोलॉजी। कहां से? म्यूजिकोलॉजी से। तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि सर एल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो ये दोनों टाइटल कहां से लिए गए, तुरंत जवाब देना है आपको, क्या ये कहां से लिए गए? म्यूजिकोलॉजी से। कहां से लिए गए? म्यूजिकोलॉजी से। अगला एक क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, इल पेंसेर्सो 44 नंबर पे, द मीनिंग ऑफ इल पेंसेर्सो इज, जो इल पेंसेर्सो है इसका मीनिंग क्या है? तो आप इसको क्या कहोगे? थॉटफुल मैन। क्या बोलोगे भैया? थॉटफुल मैन बोलोगे। ठीक है, थॉटफुल मैन। अगला एल एलेग्रो 45 नंबर पे देखो, एल एलेग्रो आफ्टर बैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लोथिद मलंकली वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मिर्थ। एक एक चीज को समझिएगा। एल एलेग्रो जो है आफ्टर बैनिशिंग का मतलब होता है किसी चीज को बैनिश कर देना, खत्म कर देना, गायब कर देना, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो लगा लो। ठीक है, दूर कर देना। द स्पिरिट ऑफ लोथिड, स्पिरिट मीन्स होता है कोई भी आत्मा। ठीक है, ऑफ लोथिड लोथेड मलंकली, लोथिड मलंकली, लोथिड मीन्स होता है घृणास्पद। क्या बोलेंगे इसको भैया? घृणास्पद। मलंकली उदासी वाला व्यक्ति, वेलकम्स करता है द गॉडेस ऑफ, यानी कि जब हम अपने अंदर से उदासी, घृणा, ये ईर्ष्या, ये सब निकाल देते हैं और वेलकम किसका करते हैं? वेलकम करते हैं द गॉडेस ऑफ मिर्थ का आगमन होता है जब हमारे दिल में, तो वो हमारा एल एलेग्रो कहलाता है। क्या कहलाता है? एल एलेग्रो। एम्प्रियोसाइन। क्या कहलाता है? एम्प्रोसाइन। एम्प्रोसाइन, EMPHRO, एम्प्रो SYNE, एम्प्रोसाइन। ठीक है, अगला 46 नंबर पे बात करें तो इल पेंसेर्सो आफ्टर बैनिशिंग डिल्यूडिंग, डिल्यूडिंग जॉइज का मतलब होता है खत्म कर देना, गायब कर देना, डिल्यूड कर देना। ठीक है, दूर कर देना। और वेलकम करता है, जैसे अपने अंदर से जॉय को खत्म कर दो। ठीक उल्टा कर दो भाई। अब तक हम अपने अंदर से उदासी को टाटा बाय बाय बोल रहे थे और हैप्पीनेस को वेलकम कर रहे थे कि भैया हैप्पी रहें, खुश रहें, उदासी हमारे यहाँ से चली जाए। अब हम क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं भैया जो हम हैप्पी रह रहे हैं ना, खुश रह रहे हैं, अभी ये खुशी हमारी चली जाए और उदासी हमारे अंदर आ जाए। तो वही बात बताई गई है, इल पेंसेर्सो आफ्टर वेनिशिंग डिल्यूडिंग जॉयज, जॉयज को दूर कर दिया और वेलकम किसका करोगे भैया? द गॉडेस ऑफ मिर्थ, मलंकली का, द गॉडेस ऑफ मलंकली। तो वो क्या कहलाता है? हमारा मलंकली कहलाएगा इल पेंसेर्सो। मलंकली का मतलब होता है वेदना, मलंकली का मतलब होता है वेदना, दुख। ठीक है, हाँ, दुखी व्यक्ति। अगला इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, किसकी बात की भैया? पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की बात की। ठीक है, सटन, किसको? सटन, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक व्यक्ति दिखाया जाता है। इज कंपेयर्ड, इस सटन नाम के कैरेक्टर को पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में, बुक फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये चीज विशेष ध्यान रखना। इसमें पैराडाइज लॉस्ट में टोटल 12 बुक्स हैं। कितनी हैं? टोटल 12 बुक्स हैं। ठीक है, तो बुक फर्स्ट में सटन इज कंपेयर टू सटन
की तुलना की गई किससे? लेवाइथन से। किससे? लेवाइथन से। ये नाम भाई ध्यान बनाए रखना, नाम में ही काम है, ठीक है, नाम ही सब कुछ है। 3-4 बार इसे पढ़ो, अपने आप तैयार होगा भैया। सटन कैन सीड्यूस, ये जो सटन होता है, ठीक है, वो सीड्यूस करना चाहता है। सीड्यूस मीन्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, कि जबरदस्ती किसी के साथ, ठीक है, कुछ करना। तो सीड्यूस करना चाहता है, सीड्यूस मैन, बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव, ओके, विल हैव ट्रेबल, कंफ्यूजन में रहता है, रैत घृणा ईर्ष्या वाला, ठीक है, बेनिजेंस किसी के साथ ईर्ष्या करना, ये सब क्वालिटीज उसके अंदर होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये है, सैटर्न मनुष्य को बहका सकता है, लेकिन खुद पर जो है वो क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। और क्या करेगा भैया? भ्रम, क्रोध, प्रतिशोध, इन या तो वो भ्रम फैला करके, प्रतिशोध लेकर के, कंफ्यूजन में डाल करके आपको क्या करेगा? सीड्यूस करेगा, ठीक है, यानी कि आपको धोखा दे करके, सॉरी, विश्वास में लेकर के आपको धोखा देगा। नेक्स्ट, हु वाज द नेक्स्ट टू सैटर्न, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है 49 पे, कि हु वाज, काफी पूछ लिया जाता है, हु वाज नेक्स्ट टू द सैटर्न, सैटर्न के बाद कौन था? तो बेल्जीबब। कौन था? बेल्जीबब। हाँ, बेल्जीबब का नाम जुड़ा रहेगा पेंडामोनियम से। किससे? पेंडामोनियम, ध्यान रखना, ठीक है। मलोच, मलोच इज दी हरीड किंग, ओके, बेसमियर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। क्या होगा? ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। मलोच जो है इज हरीड किंग बेसमियर्ड। उसके कहने का मतलब यह है कि मलोच के खून से सना हुआ भयानक राजा है। क्या? कौन? ह्यूमन सेक्रीफाइस। टोटल 80 तक चलेंगे, 50 तक हम लोग आ गए हैं, 80 तक चलेंगे, 50 तक आ गए। 51 देखो, हुज बाउंड, किसके घाव अलोड कर देते हैं, ठीक है, अलोड कर देते हैं, दी सीरियन डेमेजिल्स। सीरियन का मतलब सीरिया की, डेमेजिल्स का मतलब युवती। क्या होता है भैया? डेमेजिल्स का मतलब लिख लेना, युवती। टू लैमेंट करने के लिए, हिज फेट, अपने भाग्य पर। तो थम्बोज, कौन होता है? थम्बोज। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि किसके घाव ने, किसके घाव ने, हुज बाउंड, किसके घाव ने क्या कर दिया भैया? सीरियाई युवतियों को अपने भाग्य पर विलाप करने के लिए अल्यूड किया, आकर्षित किया। एक बार और बोल दूं हिंदी, समझो ध्यान से, कि हुज बाउंड किसके घाव अल्यूड कर देते हैं। अल्यूड का मतलब होता है भाई आकर्षित करते हैं, अल्यूड आकर्षित करते हैं सीरियन युवतियों को, सीरियन डैमेजिल्स को, टू लैमेंट करने के लिए हिज फेथ, अपने भाग्य पर। तो थम्बुज, क्या नाम लोगे भैया? थम्बुज, थम्बुज, ठीक है। किसके घाव ने सीरियाई युवतियों को अपने भाग्य पर विलाप करने के लिए आकर्षित किया? थम्बुज। 42 नंबर पे देखो, हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स। जो फॉलन एंजल्स थे उसकी लास्ट पंक्ति में, एकदम लास्ट में, लास्ट लाइन में कौन आता है? कौन आता है? बेलियल। कौन आता है सबसे लास्ट में? बेलियल। 53 नंबर पे देखो, ही इज एसोसिएटेड विद, ये कौन? ये दो चीजों से, लस्ट और वायलेंस से कौन संबंधित है? ऐसा कौन व्यक्ति है? तो बेलियल ही है ऐसा व्यक्ति जो लस्ट और वायलेंस से संबंधित है, ठीक है। ही रिजाइन, और यही बेलियल रिजाइन दे देता है, कहां से? भगवान के कोर्ट और पैलेसेस से रिजाइन कर देता है। बेन नाइट, अब 54 नंबर पे देखिएगा, बेन नाइट, जब रात, डार्केंस द स्ट्रीट, जब स्ट्रीट्स में, गलियों में भैया अंधेरा होता है, देन वॉन्डर, तब ये लोग, ये शैतानी ताकतें, ये शैतान लोग, ये घृणित लोग, ठीक है, बॉन्डर्स भटकते हैं, फोर्थ दी सन्स ऑफ बेलियल, इनको सन्स ऑफ बेलियल कहा गया, जो कि लस्ट और वायलेंस के लोग होते हैं, ठीक है, लस्टी होते हैं, वायलेंस होते हैं, उन्हीं को सन्स ऑफ बेलियल कहा जाएगा। ये बॉन्डर करते हैं, भटकते रहते हैं, कब? अंधेरी गलियों में, फ्लॉन विद, ओके, इंसोलेंस एंड वाइन, और किसके फ्लोन में? इंसोलेंस ऑफ वाइन, इंसोलेंस एंड वाइन। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें भी कहां से ली गई हैं? पैराडाइज लॉस्ट से। कहां से भैया? पैराडाइज लॉस्ट से। जब रात, सड़कों पर अंधेरा छा जाता है, डार्क इन दी स्ट्रीट्स, फिर ये घिनौनापन और ये शराब के साथ जितने भी बहे जा रहे लोग होते हैं, यानी कि जो जालिम होते हैं ना, बेलियल, सन ऑफ बेलियल्स,
घूमते हुए नजर आएंगे। तो ये पैराडाइज लॉस्ट से ली गई लाइनें हैं। चलो भैया आगे देखो, अगली लाइन है ए बी बाई फॉर दिस इन्फर्नल। ये लाइन भी पैराडाइज लॉस्ट की है, इंपॉर्टेंट है। एक एक इंपॉर्टेंट लाइन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, प्यार से समझते रहना। मैंने क्या बताया, फॉर दिस इन्फर्नल पिट शैल नेवर होल्ड सेलेसियल स्पिरिट एंड बॉन्डेज। क्या कहा गया, फॉर दिस इन्फर्नल पिट, ओके, इस नरक के गड्ढे के लिए कभी नहीं होगा, ठीक है। फॉर दिस इन्फर्नल पिट शैल नेवर होल्ड, ये जितनी भी हमारी सिलेसियल स्पिरिट होती हैं, यानी कि बहुत सिलेसियल ज्ञानी या बहुत बुद्ध, इन बॉन्डेज कभी बंधन में नहीं आएंगी, यानी कि कभी भी नरक में नहीं होंगी। तो बेयर डू दीज लाइन्स, ये भी पैराडाइज लॉस्ट की इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। अगला लेट नॉन एडमायर। लेट नन एडमायर मतलब ये हुआ कोई भी प्रशंसा ना करे, वह धन नरक में बढ़ता है। डेट रिचेज, वह व्यक्ति धनी व्यक्ति ग्रो इन हेल, ठीक है, बुरे काम करके बुरी जगह पर फलता फूलता है। डेट सॉइल में बेस्ट डिजर्व द प्रीसियस बेन, और ऐसे ही व्यक्ति वह मिट्टी अनमोल अभिशाप की सर्वोत्तम पात्र हो सकती है। जिस जगह पर जिस मिट्टी पर ये लोग रहते हैं वो एक प्रीसियस बेन होता है, कीमती अभिशाप होता है। मतलब ये है भैया कि वह मिट्टी अनमोल अभिशाप की सर्वोत्तम डिजर्व करने वाली सर्वोत्तम पात्र बन जाती है। तो ये भी पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइनें भी ली गई हैं आपकी, कहां से, पैराडाइज लॉस्ट से। 56 के बाद 57 पर चलेंगे हम लोग। 57 में रोज लाइक, क्या कहा गया भैया, रोज लाइक की तरह, जैसे रोज नहीं होता है गुलाब, गुलाबों की खुशबू, रोज रोज नीमा रोज नीमा रोज, एक जादू जगाए रोज रोज। भाई गुलाबों की खुशबू, exhalation with the sound of dulcet, okay, symphonies and voice is sweet that rose like an जैसे इनहलर होता है वैसे एक्सहेलेशन होता है। तो ये सब क्या है, पेंडामोनियम, कहां से, पेंडामोनियम। अगला बी रीड, हम पढ़ते हैं पैराडाइज लॉस्ट को एज अ टास्क, किसकी तरह, एक टास्क की तरह, एक वर्क की तरह, ठीक है। जैसे हमें कोई टास्क नहीं दिया जाता कि इतने समय में इतना काम करना है, वैसे ही जब भी हम पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो एक टास्क की तरह। नोबडी एवर बिज्ड इट लॉन्गर, नोबडी एवर बिज्ड इट लॉन्गर। मेरे कहने का मतलब हम पैराडाइज लॉस्ट को जो है एक कार्य के रूप में, एक टास्क के रूप में पढ़ते हैं, कभी भी इसकी कामना नहीं करता। तो देखो कौन कहते हैं भैया ये बात को, ये बात कही गई है डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा भाई, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। अगला अगर हम बात करें, देखो कौन सा है, जॉर्ज हार्वर्ड, थॉमस कैरू, रॉबर्ट हेनरिक, रिचर्ड क्रेसा, रिचर्ड लवलेस, हेनरी बैगन, एंड्रयू मार्वेल। ये सभी, पहला नाम किसका है भैया, जॉर्ज हार्वर्ड का, दूसरा नाम थॉमस कैरू का, तीसरा नाम रॉबर्ट हेनरिक का, और चौथा नाम रिचर्ड क्रेसा का, पांचवा नाम रिचर्ड लवलेस का, और हेनरी वैगन। इसके बाद एंड्रयू मार्वेल। ये सभी राइटर रट लो, एक बार नहीं 10 बार रिपीट करो, जॉर्ज हार्वर्ड, थॉमस कैरू, रॉबर्ट हेनरिक, रिचर्ड क्रेसा, रिचर्ड लवलेस, हेनरी वैगन, एंड्रयू मार्वेल। ये सभी जॉन मिल्टन के कंटेम्प्रेरी राइटर हैं। ये सभी जॉन मिल्टन के कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, उसी समय के रहने वाले, 16वीं शताब्दी के ये सभी राइटर हैं, ठीक है, समकालीन। अगला, मिल्टन रोट अ लैटिन पास्टोरल। मिल्टन ने भी एक लैटिन में पास्टोरल लिखा। पास्टोरल एक सैड सॉन्ग होता है, इलेजी कह सकते हो, पास्टोरल इलेजी, ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने लैसिडस को लिखा था, जिस तरीके से उन्होंने भाई लैसिडस को लिखा था, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने लैसिडस को लिखा था, वैसे ही एक और लैटिन पास्टोरल लिखा था टू एक्सप्रेस करने के लिए हिसारो, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए। देखो इंग्लैंड में जब भी अपने प्रिय, नियर डियर या कोई भी दिल के करीब हो जो हमसे दूर हो जाता है, और फिर उसकी यादों में हम जिस गीत की रचना करते हैं ना, वो गीत हमारा क्या होता है, इलेजी होती है। सेम टू सेम पास्टोरल एक इलेजी की रचना की, हिज सारो ऑन हिज डेथ,
और दुख व्यक्त करने के लिए किसकी डेथ पर, किसकी मृत्यु पर, ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त, और इनके दोस्त का नाम था चार्ल्स ड्यूडटी। अपने दोस्त चार्ल्स ड्यूडटी की मृत्यु से दुखी होकर के इन्होंने एक कविता की रचना की, एक इलेजी की रचना की, एक पास्टोरल इलेजी की रचना की, और इट हैज सम सिमिलरिट्यूड, जिसमें कुछ समानताएं थीं टू लैसिडस, लैसिडस से, जिस तरीके की लैसिडस थी, ठीक है, वैसी कुछ समानताएं इनकी इस लैटिन पास्टोरल में भी थी। आइडेंटिफाई करना है कि वो लैटिन पास्टोरल, वो लैटिन इलेजी का नाम क्या था, यानी कि उस पोएम का क्या नाम था, उस इलेजी का क्या नाम था जो इन्होंने अपने मित्र चार्ल्स ड्यूडटी की मृत्यु से दुखी होकर के लिखी थी। तो ध्यान रखना, एपिटाफियम डेमोनिस। बोलते बोलते जुबान भी लड़खड़ाने लगती है भाई, माफ करना, ठीक है। एपिटाफियम डेमोनिस ये नाम था, एपिटाफियम डेमोनिस। ये किसके लिए डेडिकेट है, तो इनके दोस्त चार्ल्स ड्यूडटी के लिए। इनकी मृत्यु से दुखी होकर के जॉन मिल्टन ने इस लैटिन पास्टोरल एलेजी की रचना की थी। अब 61 पे देखो भैया, 80 तक पहुंचना है, पेशेंस बनाए रखना, देखते रहना एक एक लाइन को लास्ट तक, ठीक है। Which one of the following is an attack? और आज लाइव में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग आए हैं। Which one of the following is an attack? इनमें से किस पर अटैक किया गया था? On the political corruption of the elegy, sorry, of the clergy in English, इंग्लिश में church and appelia democracy of the structure of the church। तो उन्होंने क्या कहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक ऑन, तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी में जो अंग्रेज पादरी थे, ठीक है, जो क्लर्जी थे, उनके ऊपर राजनीतिक भ्रष्टाचार पर हमला है। अटैक ऑन पॉलिटिकल करप्शन, अटैक है किस पे, पॉलिटिकल करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर। आप क्लर्जी जो वहां के पादरी होते थे इन द इंग्लिश, अंग्रेज इंग्लैंड में, तो उस पर ये एक प्रकार का अटैक है। अगला, चर्च एंड अपीलिया फॉर डेमोक्रेसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च, मतलब ये हुआ कि चर्च और चर्च की संरचना, देखो क्या लिखा है भैया, क्या लिखा है, चर्च एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च, चर्च और चर्च की संरचना में लोकतंत्र के लिए एक दलील है, पीलिया फॉर डेमोक्रेसी है चर्च, और द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च के लिए पीलिया फॉर डेमोक्रेसी है, यानी कि प्रजातंत्र के लिए एक दलील है। ऐसी चीज, ऐसी बातें किस में की गई, द रिफॉर्मेशन में की गई। किसमें भाई, द रिफॉर्मेशन, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। ये इनका जो दी रिफॉर्मेशन था वो आया कब, ये भी आपको ध्यान बनाए रखना है। दी रिफॉर्मेशन इनका कब आया था ये भी ध्यान बनाए रखना। जैसे रिफॉर्मन, प्रीलेटिकल, एपिस्कोपी, एनिमेड वर्जन, ये तीनों एक ही साथ आए थे 1641 में। ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 में, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। एनिमेड वर्जन भी आया था इसी के साथ में। अगला, विच लिटरेरी पीस, कौन सा लिटरेरी पीस जो है सोज करता है, दिखाता है दी सिप्योरिटी, सिप्योरिटी मीन्स होता है श्रेष्ठता, ऑफ दी प्रेसबाइटेरियन सिस्टम, प्रेसबाइटेरियन सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट। तो ऑफ प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी, एपिस्कोपेसी, प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी, उन्होंने ये कहा कौन सा साहित्यिक पीस चर्च सरकार की प्रेसबिटेरियन प्रणाली, जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था, उसकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। तो कौन सा था भैया, प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी, 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 2-3 बार इसे प्रोनाउंसिएट कर लेना, ठीक है। ये कब आया था, प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी, ये भी 41 में ही आया है। कब आया है भाई, 1641 में। तो ये दोनों वर्ग ध्यान बने रहेंगे, ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 में, और ऑफ प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी ये भी 1641 में इनका आया है। ये और ये सभी प्रोज वर्क हैं,
ये नोट कर लो कहीं भाई, ये सब प्रोज वर्क है इनके, ठीक है। अभी मैं सोनेट की बात ही नहीं कर रहा। एनिमेट वर्जन ए बी 1641 में आया है। एनिमेट वर्जन इनका ए बी 1641 में प्रोज वर्क है, और इसमें अटैक किया गया था, किसके ऊपर अटैक किया गया था? ऑन द कैरेक्टर राइटर्स, ठीक है। बिशप हॉल, जो बिशप हॉल होते थे उनके बारे में इसमें क्रिटिसाइज किया गया, अटैक किया गया, ठीक है। 63 के बाद भाई 64 पे पहुंचेंगे आप लोग। 64 पे पहुंचो भैया। विच ट्रैक्ट, कौन सा ट्रैक्ट रिकमेंड करता है फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च? चर्च के अलगाव, सेपरेशन का मतलब होता है अलग कर देना ऑफ चर्च, चर्च को और स्टेट को, चर्च को और स्टेट को, ऐसा। तो उन्होंने क्या कहा कि किस ट्रैक्ट में चर्च और राज्य को अलग करने की सिफारिश की गई? रिकमेंडेशन का मतलब होता है भैया सिफारिश करना। तो विच ट्रैक्ट, कौन से ट्रैक्ट में रिकमेंड किया गया फॉर द सेपरेशन की अलग अलग कर दिए जाएं, किसको? चर्च और स्टेट को। इट इज अ लॉन्ग एक्लेस्टिकल ट्रैक्ट, और ये एक लंबा एक्लेस्टिकल ट्रैक्ट है, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। कौन सा ट्रैक्ट है ये? द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, ठीक है। एक और भैया 65 पर देखो, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, पहला हो गया। पहला इनके 4 ट्रैक्ट आए थे। कितने ट्रैक्ट आए थे? बोले सर 4 आए थे, 4 ट्रैक्ट आए थे। उन सभी चारों ट्रैक्ट के नाम और उनकी सन एकदम दिमाग में सेट कर लो कहीं पर भी। पहला ट्रैक्ट है द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, दूसरा ट्रैक्ट है द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, और तीसरा टेट्राकॉर्डन, और चौथा कोलेस्टेरियन। ये चारों हमारे ट्रैक्ट हो गए, आर दी 4 ट्रैक्ट ऑन डाइवर्स। और ये चार के चारों ट्रैक्ट मेरे दोस्तों डाइवर्स के ऊपर है, क्योंकि इनकी जो शुरुआती शादीशुदा जिंदगी थी वो बहुत ज्यादा खुशनुमा नहीं थी, ठीक है। इनकी मैरी पॉवेल से 1642 में शादी तो हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इनकी पत्नी मायके में जाकर के रहने लगी। तो इनका जो शुरुआती जीवन था ना, शादीशुदा जीवन, मैरिड लाइफ, वो नॉट हैप्पी नहीं था दोस्तों। तो तभी इन्होंने लिखा थे डाइवर्स के ऊपर 4 ट्रैक्ट लिख डाले। कौन कौन से? एक बार और रिपीट कर देता हूं, बोर मत होइएगा। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, टेट्राकॉर्डन, कोलेस्टेरियन, ये 4 ट्रैक्ट हैं ऑफ डाइवर्स के। हु रेड देम, जिन्होंने लिखा, किसने? मिल्टन ने। अगला देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिल्टन टॉक। अच्छा, एक चीज और बता दें, मैंने आपसे कहा था कि इनकी सने और याद बनाए रखना भैया, सबकी सने और याद बनाए रखना कि ये जो आए थे डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स है, जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग ओके डाइवर्स है, ये इनके कब कब आए थे, किस तरीके से? तो 43 से लेकर के 44 के बीच में ये सभी आए थे, ध्यान बनाए रखना। कुछ 43 में और कुछ 44 में आए थे। 46 नंबर में देखो, 46 नंबर पे देखो, मिल्टन टॉक बात करते हैं आप दी सप्लीमेंटिंग, किसकी बात करते हैं? सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स विद पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। व्हाट डज ही टॉक? वो टॉक किसकी करते हैं? ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। किसकी? ऑफ एजुकेशन। और जो ऑफ एजुकेशन है वो कब आया? वो 44 में आया था। ऑफ एजुकेशन कब आया? 1644 में। ये भी इनका प्रोज वर्क है। तो ज्यादातर इन्होंने बहुत सारे प्रोज वर्क लिखे जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है, जिसमें इन्होंने बात किया था सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स की विद पर्सनल कॉन्टेक्ट के लिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। मिल्टन टॉक बातचीत करते हैं व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल कांटेक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो व्यक्तिगत कांटेक्ट होता है या व्यवहारिक अनुभव, जो प्रैक्टिकल अनुभव होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं, के साथ पुस्तकों के साथ क्या करना होता है? सप्लीमेंटिंग करना होता है। ये बात कहने वाले कौन हैं? सॉरी, जॉन मिल्टन ये बात कहाँ करते हैं? तो ऑफ एजुकेशन में। देखो, सिर्फ किताबों से ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि किताबों के साथ साथ हमारे लिए व्यवहारिक नॉलेज भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल विजडम भी होना चाहिए, ठीक है। द टाइटल ऑफ एरोपेजेटिका, देखो एक एक चीज को, एरोपेजेटिका प्रोज वर्क है, और ये एरोपेजेटिका भी कब आया? 1644 में।
कब आया है? 1644 में। इज ड्राइव्ड फ्रॉम द स्पीच, और ये एरोपेजिटी का टाइटल इनके एक स्पीच से लिया गया है, विच वाज एड्रेस, जो एक बार एथेनियन कोर्ट में ये थे, एरोपेगस के एथेनियन कोर्ट में एक बार स्पीच दे रहे थे। एथेनियन के एरोपेगस कोर्ट में क्या कर रहे थे? एक बार ये स्पीच दे रहे थे। तो उस स्पीच से ही इस टाइटल एरोपेजिटिका को लिया गया है। एरोपेजिटिका जो कि 1644 में आई थी। दी स्पीच वाज एड्रेस्ड बाय, और ये जो स्पीच है वो एड्रेस्ड बाय आइसोक्रेट्स। एक चीज ध्यान समझिएगा, एरोपेजिटिका का शीर्षक एक स्पीच से लिया गया है जिसे एरोपेगस के एथेनियन कोर्ट से संबोधित किया गया था, द्वारा भाषण को संबोधित किया गया। किसके द्वारा? तो आइसोक्रेट्स के द्वारा। अब हम 68 पे बात करें तो चार्ल्स फर्स्ट। अब आपको याद आ रहा होगा कि इंग्लैंड की राजगद्दी पर 1649 में चार्ल्स फर्स्ट बैठा था, और यहीं से जो है इंटरैग्नम पीरियड भी चालू हो जाता है। जो इंटरैग्नम पीरियड होता है वो 1649 से लेकर के 1660 तक चलता है। तब चार्ल्स फर्स्ट जो है, अरे गलत एक्सप्लेन लग रहा कर दिया मैंने, ये इनको गद्दी पर से हटा दिया जाता है, माफ करना कुछ मिस्टेक। चार्ल्स फर्स्ट जो है इस समय गद्दी पर से क्या कर देते हैं? हटा दिए जाते हैं। ठीक है, 1649 में इनको बिहेडेड किया जाता है। बिहेडेड का मतलब होता है इनका जो सर है ना वो धड़ से अलग कर दिया जाता है, कलम कर दिया जाता है 1649 में। और जो सरकार बनती है 1649 में वो क्रॉमवेल की सरकार बनती है, और जॉन मिल्टन क्रॉमवेल की सरकार को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक, ध्यान बनाए रखना। तो चार्ल्स फर्स्ट जो है राजगद्दी पर हटा दिए जाते हैं, बिहेडेड कर दिया जाता है इनको, इनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है वो 1649 में, और क्रॉमवेल की सरकार बन जाती है जो कि 1658 ईस्वी तक रहती है। अगला, मिल्टन रोट, मिल्टन ने लिखा दिस वर्क, इस वर्क को ओनली टू काम डाउन, सिर्फ काम डाउन करने के लिए, जैसे प्रजा बहुत ज्यादा भड़क ना जाए, ठीक है, तो प्रजा को काम डाउन करने के लिए द पब्लिक्स रिएक्शन, जो पब्लिक का रिएक्शन था यानी कि प्रतिक्रिया थी ऑफ फियर, भय, टू द बिहेडिंग, क्योंकि सर कलम कर दिया गया था ऑफ चार्ल्स फर्स्ट का। विच वर्क इज दिस, और ये वर्क कौन सा था? तो इस वर्क का नाम था द टर्नर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। क्या नाम था? द टर्नर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ध्यान बनाए रखना। तो इसमें क्या कहा गया है? देखो 69 में सीधी सीधी बात बोल दी गई है कि चार्ल्स फर्स्ट के सिर काटे जाने के डर से जनता की जो प्रतिक्रिया होती, उस प्रतिक्रिया को शांत करने के लिए, काम डाउन करने के लिए ही मिल्टन ने एक वर्क लिखा, और उस वर्क का नाम था दोस्तों द टर्नर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। द टर्नर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। 70 वाला क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होगा दोस्तों। कहाँ से? यहाँ से। Who stood, कौन खड़ा होता है फॉर एन ऑस्ट्रे हाई प्रिंसिपल्ड, ओके, गॉड फीयरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ। 3 चीजों का जिक्र किया गया है। Who stood for, इन लोगों के लिए कौन हमेशा साथ खड़ा रहता है? कौन कौन से लोगों के लिए? एन ऑस्ट्रे, भैया कौन होते हैं ये ऑस्ट्रे? वो लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं ये लोग। इनको हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रे मीन्स होता है तपस्वी, ता पा अदसा सी, तपस्वी। तो जो तपस्वी लोग होते हैं उनके लिए बोला, तपस्वी सही लिखा माफ करना, वाह बनता है ना, वाह वाह, ता पा अदसा वाह, तपस्वी। ठीक है, तपस्वी लोग होते थे। ठीक है, हाई प्रिंसिपल्ड, जिनके पास बहुत उच्च सिद्धांतवादी ये लोग होते थे, या अपने सिद्धांतों से कभी कोई समझौता नहीं करते। गॉड फीयरिंग, भगवान से डरने वाले। ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ, और इनका जो जीवन होता था वो एक प्रकार का ब्लेमलेस होता है, यानी कि दोष रहित होता है। इनके चरित्र पर कोई दाग नहीं होता। और ये कौन ऐसे लोग थे? ठीक है, प्यूरिटन्स स्टूड फॉर। प्यूरिटन्स जो है ऐसे लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते थे, प्यूरिटन्स। अगला 10 और बचे हैं, बस पेशेंस बनाए रखो। 10 और बचे हैं, फिनिश ड्यूरिंग, आज का टारगेट फिनिश हो जाएगा।
ठीक है, ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ, ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ, अगर हम एलिजाबेथ के एज की दौरान की बात करें, द प्यूरिटन्स वर इन, तो उस समय जब एलिजाबेथ का शासन चल रहा था, तो एलिजाबेथ के शासन के दौरान प्यूरिटन्स नाम मात्र के थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, तो माइनॉरिटी कहोगे, प्यूरिटन्स इन बर इन माइनॉरिटी, किसमें, माइनॉरिटी में थे। अगला, लव वर्च्यू, शी अलोन इज फ्री, शी कैन टीच यू हाउ टू क्लाइंब हायर देन द स्प्रिंग साइम, ठीक है, और अथवा इफ वर्च्यू फीवल बर द हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, तो ये लाइनें कहाँ अपीयर होती हैं, कॉमर्स में, कहाँ भैया, कॉमर्स में। जरा एक बार समझो तो जरा इसको कि क्या चीज हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपको कि इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं कि लव वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स होता है गुण, किसी के अंदर कोई क्वालिटी, पुण्य कह सकते हो, पुण्य को प्यार करो, गुण को प्यार करो, गुणी व्यक्ति को प्यार करो। सी अलोन इज फ्री, सी वह अकेली स्वतंत्र है। फिर कहता है सी कैन टीच यू, वह तुम्हें, या से मतलब यहाँ पे यू है, सी कैन टीच यू, वह तुम्हें सिखा सकती है, हाउ टू क्लाइंब हायर देन, कि आपको अधिक ऊंचा कैसे चढ़ना है, द स्फेरी साइम, किससे, इस गोलाकार, इस गोलमोल दुनिया से ऊपर, ये कहते नहीं सब गोलमाल है, इस गोलमाल दुनिया से ऊपर आपको कैसे उठना है वो सब बता सकती है, वह तुम्हें सब चीजें सिखा सकती है कि इस गोलमाल दुनिया से अधिक ऊपर कैसे चढ़ना है, अधिक अच्छा हायर लेवल का कैसे सोचना है। और इफ वर्च्यू फीवल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, मतलब यदि सदाचार कमजोर होता है तो स्वर्ग स्वयं उसके पास झुक जाता है। इफ वर्च्यू फीवल का मतलब होता है कमजोर होना, बर हेवन इटसेल्फ, बर हेवन का मतलब स्वर्ग, इटसेल्फ स्वयं, वुड स्टूप टू हर, उसके सामने झुकने लगता है आकर के। यानी कि ऐसे वर्चुअस व्यक्ति के सामने, ऐसे गुणी व्यक्ति के सामने भगवान स्वयं नतमस्तक होते, भगवान स्वयं उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। अगला 33 पर देखो भैया क्या लिखा है, 33 पर, लेटस रेन इन हेल, क्या लिखा है, लेटस रेन इन हेल सिंस देयर इज मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी थ्रू ऑल कमांड्स देन एज हिज बीजल्स ब्लेस्ड हु स्पीक दीज लाइन्स, लूसीफर, कौन बोलता है, लूसीफर, और कहा, इन पैराडाइज लास्ट बुक नंबर 6, पैराडाइज लास्ट में टोटल बुक्स जो है वो 12 हैं, टोटल बुक्स कितनी है, 12 हैं, 12 बुक्स में ये एक एपिक है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है, और इसको 58 में लिखना शुरू करा, 65 में खत्म कर दिया, 67 में ये पब्लिश हो गई। अगला उन्होंने कहा इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ प्रेस, सॉरी, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट, मिल्टन और शेक्सपियर जो है वुड रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, द इंग्लिश नेशन को, इंग्लिश राष्ट्र को, हु सेड, ये किसने कहा, मार्क पैटिसन ने। मतलब ये हुआ भैया कि कवियों की एक अंतरराष्ट्रीय जो कांग्रेस में मिल्टन और शेक्सपियर, ये दो ही कवि, कौन, मिल्टन और शेक्सपियर जो है अंग्रेजी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये इंग्लिश राष्ट्र जाना जाएगा तो मिल्टन और शेक्सपियर के नाम से यही आगे चल करके पूरे विश्व में इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसा बड़ा चढ़ा करके कमेंट करने वाले व्यक्ति कौन थे, मार्क पैटिसन, कौन थे भैया, मार्क पैटिसन। अगला, मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन, अगला देखो ये किसने कमेंट किया जॉन मिल्टन के लिए, तो मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन अ पैशनेट टाइम हु सेड, ये कहा था जॉन बेली ने। किसने कहा भाई, ये जॉन बेली ने कहा। क्या कहा कि मिल्टन जो है वो एक भावुक व्यक्ति थे, पैशनेट मैन थे, हु लिव्ड इन अ पैशनेट टाइम, जो एक भावुक समय में रहते थे, जॉन बेली, जॉन बेली, ध्यान बनाए रखना नाम। और 76 नंबर पे देखो,
76 नंबर पे, नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइन अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ एक्टेसी। एक्टेसी का मतलब प्रफुल्लिता, जहां पर बहुत ज्यादा जॉय हो, आनंद हो। सबलाइम का मतलब होता है श्रेष्ठ। रोड का मतलब ये राइड की सेकेंड फॉर्म है, सवार होना, ठीक है। दैट रोड सबलाइम अपॉन दी सर्राफ विंग्स। सर्राफ जो कहते नहीं, जॉय के, आनंद के पल, मैं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, ऐसा कोई गाना है। जैसे नहीं, पंखों में, आनंद के पंखों में आसमान में उड़ती फिरूं, ठीक है। आई सा बट ब्लास्टेड विद एक्सेस ऑफ लाइट, ओके क्लोज हिज आईज इन इंडीड एंडलेस नाइट। मतलब ये हुआ, थोड़ा सा समझ लो, प्यारा सा कमेंट है और वो भी थॉमस ग्रे का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझना, ना ही दूसरा वह नॉर सेकेंड ही, कोई दूसरा नहीं होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। डेट रोड सबलाइम अपॉन दी सर्रफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी, जिसने मदमस्त होकर के, मदमस्त की सवारी की परमानंद के सराफ पंखों पर, उसने देखा, क्या देखा ईसा, बट ब्लास्टेड विद एक्सेस ऑफ लाइट, लेकिन भाई ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हुआ, किससे, प्रकाश की अधिकता से। विद एक्सेस मींस अधिकता से, ऑफ लाइट प्रकाश की अधिकता से क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। और फिर क्या हुआ भैया, इस महान आत्मा ने क्लोज्ड हिज आईज, अपनी आंखों को बंद कर लिया हमेशा हमेशा के लिए, और खो गया किसमें, इन एंडलेस नाइट, कभी ना समाप्त होने वाली रात में। हु सेड दिस अबाउट मिल्टन, तो ये किसने कहा, थॉमस ग्रे, यानी कि थॉमस ग्रे। अगला देखो 77 नंबर पे, हमें 80 तक पहुंचना है, हमें 80 तक पहुंचना है। 77 पे देखो, मिल्टन इज राइटली एंड जुडियसली क्लासिफाइड विद दी टू ग्रेट एपिक पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे दो महान एपिक पोइट, एपिक कवि, महाकाव्य लिखने वाले, जिनका नाम है नंबर 1 होमर और नंबर 2 वर्जिल, ठीक है, उनके साथ राइटली, ठीक, जुडिशली क्लासिफाइड किया गया विद द टू ग्रेट पोइट्स। मतलब ये हुआ कि मिल्टन को विश्व के दो महान महाकाव्य कवियों के साथ, कौन कौन, होमर और वर्जिल के साथ सही और विवेकपूर्ण रूप से, राइटली, सही तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से, ठीक है, क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया है। और यह कथन किसने कहा, तो प्रोफेसर डॉब्सन ने कहा। भैया किसने, प्रोफेसर डॉब्सन। अगला, हु अपॉइंटेड, किसको भैया अपॉइंट किया गया, किसको नियुक्त किया गया, हु अपॉइंट, सॉरी, किसने नियुक्त किया, माफ करना, हु अपॉइंटेड, किसने नियुक्त किया, किसको, मिल्टन को, टू दी पोस्ट, एक पोस्ट में लैटिन सेक्रेटरी, लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट पर जॉन मिल्टन को किसने नियुक्त किया, तो किसने नियुक्त किया, क्रॉमवेल सरकार ने। जब 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड करने के बाद, उसके धड़ से सर को अलग करने के बाद, जब क्रॉमवेल सरकार शासन में आई, इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठी, तो क्योंकि जॉन मिल्टन ने क्रॉमवेल को सपोर्ट किया था, इसीलिए क्रॉमवेल सरकार ने मिल्टन को एक पोस्ट पर बना दिया, लैटिन सेक्रेटरी बना दिया, दी पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी पर नियुक्त किया, अपॉइंट किया। तो ध्यान बनाए रखना। और इसके बाद 69 सेकेंड लास्ट, इफ मिल्टन वाज अ प्यूरिटन, अगर मिल्टन एक प्यूरिटन थे तो ही वाज आल्सो मोर देन अ प्यूरिटन। मतलब ये है भैया, यदि मिल्टन प्यूरिटन थे तो वो प्यूरिटन से भी अधिक थे, ही वाज आल्सो मोर देन अ प्यूरिटन, वो प्यूरिटन से भी अधिक है। मतलब दिस स्टेटमेंट इज ए हचिंसन का है, किसका, हचिंसन का। अगला देखो, सर्वेंट ऑफ गॉड, वेल डन, बहुत अच्छे, वेल, हैजेस्ट का मतलब हैज, दाउ फॉट, दाउ मीन्स तुम, दाउ से मतलब यू फॉट, तुम लड़े, दी बेटर, अधिक, बेटर फाइट, अधिक अच्छे ढंग से फाइट की तुमने, हु सिंगल हैस्ट, यानी कि तुमने सिंगल होते हुए मेंटेन किया, बहुत अच्छे से मेंटेन कर लिया, अगेंस्ट रिवोल्टेड मल्टीट्यूड, जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था उसको, देन दे आर इन आर्मी, जबकि वो आर्मीज में थे, भेयर
डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें कहाँ होती हैं? तो ये भी लाइनें पैराडाइज लास्ट बुक को 6 में होती हैं। यानी कि सर्वेंट ऑफ गॉड, वेल डन। सर्वेंट ऑफ गॉड वहां पर जो है भगवान के जो परमेश्वर के दास लोग थे, नौकर थे, उनके लिए बोला गया है जो लड़ रहे थे, ठीक है, किससे? विद्रोहियों से, जिन्होंने क्या किया था? रिवोल्ट किया था उनके खिलाफ। वेल डन, बहुत अच्छा, शाबाश। फिर उन्होंने कहा वेल हैज दाउ फॉट द बेटर, यानी कि अच्छा किया, तुम बहुत उत्तम लड़ाई लड़ी, तुमने बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, जिसने सेनाओं की अपेक्षा बलवा करने वाली भीड़ के विरुद्ध एक ही बल को रखा। ठीक है, ये लाइनें कहाँ हैं? पैराडाइज लास्ट बुक नंबर 6, और टोटल बुक हैं कितनी? 12। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आज के लिए मेरे साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। फिर हम कल जो डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन के ऊपर इम्पोर्टेंट लाइंस। इम्पॉर्टेंट लाइन से मतलब इम्पॉर्टेंट कमेंट्स, कि कौन कौन से ऐसे राइटर थे जिन्होंने जॉन मिल्टन के ऊपर इम्पॉर्टेंट कमेंट किए, और ये हमारे टीजीटी में इम्पॉर्टेंट कमेंट खूब पूछे जाते हैं। देखो कुछ ही चीज़ें बायोग्राफी से क्वेश्चन रहेंगे, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क से रहेंगे, कमेंट बहुत अच्छे से तैयार करके जाओ, ठीक है। तो बायोग्राफी जो इनके वर्क हैं, उनके नाम, उनका पब्लिशिंग डेट, यही घूम फिर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशन आपके साथ लेकर के आएंगे, सब कुछ एकदम डिटेल से। फिर इनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनको सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।